अफसर बनकर अपने और अपने मम्मी पापा के सपने पूरा करना चाहते हो तो अब आपके लिए है सीजीएल मेंस में खुशियों की बारी। बिना रुकावट सिलेक्शन लीजिए, मेहनत कीजिए और तरक्की कीजिए। मिलिए मेरी टीम के साथ 7 सितंबर सुबह 11 बजे। क्या आप भी अफसर बनकर अपने और अपने मम्मी पापा के सपने पूरा करना चाहते हो तो अब आपके लिए है सीजीएल मेंस में खुशियों की बारी। बिना रुकावट सिलेक्शन लीजिए, मेहनत कीजिए और तरक्की कीजिए। मेरी टीम के अफसर बनकर अपने और अपने मम्मी पापा के सपने पूरा करना चाहते हो तो अब आपके लिए है सीजीएल मेंस में खुशियों की बारी। बिना रुकावट सिलेक्शन लीजिए, मेहनत कीजिए और तरक्की कीजिए। मिलिए मेरी टीम के साथ 7 सितंबर सुबह 11 बजे। क्या आप भी अफसर बनकर अपने और अपने मम्मी पापा के सपने पूरा करना चाहते हो तो अब आपके लिए है सीजीएल मेंस में खुशियों की बारी। बिना रुकावट सिलेक्शन लीजिए, मेहनत कीजिए और तरक्की कीजिए। मिलिए मेरी टीम के हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एग्जामपुर। हम हैं कलम से क्रांति। मैं पूर्णिमा गौर स्वागत करती हूँ आप लोगों की अपनी साइंस की क्लास में। कैसे हैं आप सभी? एक बार जल्दी से मेरे सभी प्यारे छात्र हमारे साथ यहाँ पे आके जुड़ जाएंगे और अपनी इस क्लास को एक बार कर देंगे फटाफट से शेयर, ताकि और बच्चे भी हमारे साथ आके जुड़ जाएं। अच्छा, दूसरी बात बच्चे यहाँ पे क्या आती है कि सिंपल सी चीज़ है, कुछ साइंस के क्वेश्चन ही आज हम करने वाले हैं। इजी क्वेश्चन होने वाले हैं, एमटीएस लेवल के ही होंगे। सो डोंट वरी, बस आसानी से इन क्वेश्चंस को आंसर करना आप लोग स्टार्ट करें, ठीक है। पहला क्वेश्चन कहता है, हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियर रिएक्टर? भाई न्यूक्लियर रिएक्टर की खोज किसने करी थी? फर्स्ट क्वेश्चन कहता है। पहला ऑप्शन है रदरफोर्ड, दूसरा है ओपनहीमर, तीसरा है एडवर्ड टेलर और चौथा है एनरिको फर्मी। भाई देखो, इन सबको याद करने का तरीका क्या है। रदरफोर्ड, ही इज द फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही न्यूक्लियस के बारे में खोज करी थी कि एक्चुअल में जितना भी पॉजिटिव मास है उसके साथ वहां पे क्या होगा, वहां पे आपको पूरा द्रव्यमान केंद्रित देखने को मिल रहा है। इनका गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट आपको याद होगा, है ना। तो न्यूक्लियस की बात यहाँ पे हो जाती है। तो यह क्या है? ये आपके फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स हो जाते हैं रदरफोर्ड, ठीक है। दूसरा आ जाता है रॉबर्ट ओपनहीमर। तो ओपनहीमर एटम बॉम्बर, ओपनहीमर एटम बॉम्बर ऐसे करके याद रखोगे, ठीक है। तो रॉबर्ट ओपनहीमर ने क्या किया था भाई? इन्होंने एटम बॉम्ब की खोज करी थी, ठीक है। तीसरे कौन आ जाते हैं? तीसरे आ जाते हैं एडवर्ड टेलर। एडवर्ड टेलर की बात करती हूँ तो ये कौन है? ये टेलर है। टेलर का मतलब क्या है? टेलर का मतलब है वो चीजों को सिल रहे हैं। तो किसको सिल रहे हैं भाई? देखो, अगर मैं हाइड्रोजन बॉम्ब की बात करूं तो उसमें हम क्या करते हैं? 2 हाइड्रोजन एटम से हम एक हीलियम एटम बनाते हैं, है ना। तो वहां पे क्या होगा? ड्यूटेरियम और ट्रीटियम को मिला के हमने क्या बनाया? वहां पे हमने हीलियम बनाया। तो इसका मतलब क्या? 2 चीजों को जोड़ना है, तो जोड़ने का काम टेलर का। तो ऐसे करके आप तीनों का नाम ध्यान रखोगे। लास्ट आ जाता है एनरिको फर्मी, और एनरिको फर्मी ही वो हैं जिन्होंने परमाणु रिएक्टर की खोज करी थी, परमाणु रिएक्टर को खोजा था, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बच्चे आप लोगों के लिए। कौन सा फ्यूल जो था वह अमेरिका के द्वारा नागासाकी में इस्तेमाल किया गया था? ओहो, इसका तो आंसर भी लिखा हुआ है, चलो कोई बात नहीं। नागासाकी में, जापान में देखो भाई 2 चीजें हैं, एक है हिरोशिमा, एक है नागासाकी। एक को 5 अगस्त को 1945 को और दूसरे पे 7 अगस्त 1945 को बॉम्ब ड्रॉप किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो नागासाकी है, नागासाकी के ऊपर आपने प्लूटोनियम का एक बम इस्तेमाल किया था जिसको फैटमैन के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? फैटमैन के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और जो हिरोशिमा था, हिरोशिमा के ऊपर आपने क्या देखा था? यूरेनियम 235 के नाम से लिटिल बॉय नामक आपका एक बम ड्रॉप किया गया था।
चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आप लोगों से क्या कहता है, कौन सी गैस जो है वह एब्सेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, वह गैस जो वातावरण में अनुपस्थित है। हम क्या कहेंगे, नोबल गैस है आर्गन, दूसरी है रेडॉन, तीसरी है हीलियम और चौथी है क्रिप्टन। जब मैं यहाँ पे बात करती हूँ जो आपकी रेडॉन गैस है, यह कैंसर ट्रीटमेंट के लिए उपयोगी होती है और यह क्या है, यह गैस आपकी एब्सेंट होती है वातावरण में। ठीक है, ये क्या है बच्चे, यह वातावरण में आपकी अनुपस्थित होती है और इसी का उपयोग हम कैंसर के उपचार के लिए करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा पता है जब अर्थक्वेक आता है ना तो उस टाइम पे यही जो गैस है ये रिलीज होती है। ठीक है, उस टाइम पे ये गैस रिलीज हो जाती है। ऊपर जो आंसर लिखा हो उसके हिसाब से आंसर मत करो। ठीक है, उसके हिसाब से आप लोग आंसर मत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हेनरी बैक्वेलर द्वारा देखी गई वस्तु जो प्रयोगशाला में चमक रही थी उसका नाम क्या था। द ग्लोइंग कंपाउंड इन द लैब सीन बाय हेनरी बैक्वेलर इज, नंबर 1 है थोरियम, नंबर 2 है यूरेनियम, तीसरा है फ्रांशियम और चौथा है सीजियम। अगर मैं यहाँ पे बात करूं हेनरी बैक्वेलर ने किस चीज की खोज करी थी तो आप क्या कहोगे, इन्होंने यूरेनियम की खोज करी थी। यूरेनियम की इन्होंने खोज करी थी बच्चे, किसकी, यूरेनियम 235 की इन्होंने खोज करी थी, जो क्या था, रेडियो एक्टिव मटीरियल था। किस क्या क्या पदार्थ रख के चले गए थे ये, तो ये पता है यूरेनियम ऑक्साइड यानी कि पिच ब्लेंड। क्या बच्चे, पिच ब्लेंड रख के चले गए थे अपनी लैब में। ठीक है, वहीं पे रखी थी क्या, फोटोग्राफी शीट्स। उन फोटोग्राफी शीट्स पे क्या हुआ, असर आने लगा प्रकाश की किरणों, वो ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है ना इनका। जब ये वापस आते हैं देखते हैं फोटोग्राफी शीट पे कैसी चित्रकारी हो गई है। ठीक है, और फिर क्या देखेंगे, फिर ये समझते हैं कुछ तो रेज निकली थी और तब इन्होंने यूरेनियम की खोज देखी थी। ठीक है, तो यूरेनियम के बारे में इनको पता चला था। इसको हम येलो केक भी कहते हैं, पिच ब्लेंड को हम क्या कहते हैं, पीला केक भी कहते हैं। क्या कह देते हैं बच्चे, इसको पीला केक भी कह देते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। इसके अलावा अगर मैं थोरियम की बात करती हूँ तो थोरियम जो है इंडिया के अंदर जो मोनेजाइट सैंड होती है ना, मोनाजाइट रेत जो है उसके अंदर ये काफी अधिक मात्रा में हमें देखने को मिलता है। उसके बाद अगर मैं फ्रांशियम की बात करती हूँ तो फ्रांशियम क्या है, ग्रुप 1 का एलिमेंट है। ठीक है, और नेक्स्ट बात करते हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी है, बहुत जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करता है। लास्ट आ जाता है सीजियम। सीजियम की बात करती हूँ तो एटॉमिक क्लॉक में, परमाणु घड़ियों में ये जो सीजियम है इसका इस्तेमाल किया जाता है। परमाणु घड़ियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है किस चीज के लिए, ताकि एक जो छोटे से छोटा सेकंड है उसको मापा जा सके। ठीक है, क्या किया जा सके, एक छोटे से छोटे उसको भी मापा जा सके। ये कार्य होता है बच्चे किस चीज का, सीजियम 133 का। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, हेनरी बैक्वेलर ने किसको ढूंढा था, इन्होंने यूरेनियम के माध्यम से रेडियो एक्टिविटी के बारे में पता किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिस्कवर्ड बाय मैडम क्यूरी। जो मैडम क्यूरी द्वारा खोजा गया वह क्या है, रेडियम है, क्यूरी टेम्परेचर है, पोलोनियम है या फिर ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। बच्चे आप लोग क्या आंसर करोगे, सभी बच्चे यहाँ पे कमेंट सेक्शन के ऊपर जो है अपने लगातार कमेंट्स मेंशन करते जाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। रेडियो एक्टिविटी आपका एक तरीके से पूरी तरीके से कवर हो जाएगा, कोई समस्या नहीं आने वाली अगर आप बहुत बेहतर तरीके से इस रेडियो एक्टिविटी वाले चैप्टर को निपटाते हैं तो। ठीक है, ये क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं जो आपको अच्छे से एक बेहतर तरीके से चीजें जानने में और याद रखने में मदद करने वाले हैं। ठीक है, तो मैडम क्यूरी द्वारा क्या खोजा गया था, आप क्या कहोगे, रेडियम खोजा था। जी बिल्कुल, अपने पति पियर क्यूरी के साथ इन्होंने इस चीज को खोजा था। ठीक है, नेक्स्ट चीज, क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर क्या है, एक ऐसा तापमान है जिसपे कोई भी एक आपकी मैग्नेटिक वस्तु जो होगी, चुंबकीय वस्तु जो होती है बच्चे, वह क्या हो जाती है, वह अपनी चुंबकत्व को खो देती है। ठीक है, क्या बताया मैंने कहा क्यूरी टेम्परेचर एक ऐसा तापमान है जिसपे कोई भी वस्तु अपना चुंबकत्व खो देती है, उसी को हम कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर, और ये चुंबकत्व से संबंधित होती है। नेक्स्ट आ जाता है पोलोनियम। ये जो पोलोनियम है यह भी आपका एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है और इसकी भी खोज किसने करी थी, इसकी भी खोज मैडम क्यूरी ने करी थी। ठीक है, आपको पता है मैडम क्यूरी वॉज द ओनली लेडी जिनको फिजिक्स और केमिस्ट्री यानी कि दो अलग अलग फील्ड में क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था।
ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या, इनकी मृत्यु भी रेडियो एक्टिविटी के कारण ही हुई थी। ठीक है, देखो जिसने इनको इतना ज्यादा वो दिलाया ना, क्या बोलते हैं, सहायता दिलाई या फिर इतना नाम दिलाया, उसी की वजह से इनकी कहीं ना कहीं मृत्यु भी हो गई जल्दी से। अच्छा चलो, ये वाला क्वेश्चन ना आपने कई बार पढ़ा है, तो आप इसका होमवर्क लीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे कि डैश नाम का पोखरण 2 ऑपरेशन चला था। डैश वॉज द नेम ऑफ पोखरण 2 ऑपरेशन। ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, ऑपरेशन ब्लू स्टार या ऑपरेशन न्यूक्लियर बॉम्ब। ठीक है, ये आपका बताना है। किसके बारे में बात कर रही हूँ, पोखरण 2 जो था। ठीक है, पोखरण 2 वाला जो ऑपरेशन था उसका क्या नाम था। ठीक है, आपने वो मूवी भी देखी होगी, नाम नहीं ध्यान मुझे उस मूवी का, कमेंट सेक्शन में मूवी भी बताना। ठीक है, वो कौन सी है, वो जॉन अब्राहम वाली। ठीक है, जिसके अंदर इसके बारे में चीजें बताई गई हैं। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उड़ीसा के तटों पर किस प्रकार का प्रदूषण पाया जाता है, बताइए। उड़ीसा के तट पर किस प्रकार का प्रदूषण मिलेगा। आप उड़ीसा में पूछ ले, आपसे यहाँ पे पूछ ले केरल के तट पे। ठीक है, आपसे यहाँ पे और क्या पूछ सकता है, यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि जहाँ पे भी मोनाजाइट सैंड है, ठीक है, वहां पे कौन सा प्रदूषण मिलेगा। अब देखो मैंने क्या बताया, मैंने बोला बच्चे आप लोगों से कि जो मोनाजाइट सैंड है ना, वहां पे क्या है, वहां पे थोरियम बहुत ज्यादा मिल रहा है। क्या मिल रहा है वहां पे, थोरियम काफी ज्यादा मिल रहा है। और अगर थोरियम ज्यादा मिल रहा है तो क्या है, थोरियम तो रेडियो एक्टिव है, और अगर वो रेडियो एक्टिव है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसमें जो पोल्यूशन होगा वो भी क्या होगा, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन हमें देखने को मिलेगा, रेडियो धर्मी प्रदूषण देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द स्प्लिटिंग ऑफ डैश टेक्स प्लेस इन एन एटम बॉम्ब। परमाणु बम में डैश का विखंडन होता है। बताइए, एक परमाणु बम है, उसमें क्या चीज की, कौन सी चीज होती है जो टूट जाती है। एटम टूट जाता है मतलब परमाणु टूट जाता है। दूसरा है न्यूक्लियस यानी कि नाभिक टूट जाता है। तीसरा है बाह्य कक्ष उसका टूट जाता है। और चौथा है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जल्दी से एक बार बताओ। जैसा कि आपको पता था भैया मैम की कल बाजू बहुत ज्यादा दर्द कर रही थी। ठीक है, तो इस वजह से जो है आज मैम क्लास में नहीं आई है, लेकिन ये लाइव सेशन नहीं है तो क्या हुआ, रिकॉर्डेड सेशन भी आप बेहतर तरीके से देख सकते हो। ठीक है, चलो तो परमाणु बम में डैश का विखंडन होता है। बताइए, परमाणु का, नाभिक का, बाह्य कक्ष का, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे, बताइए। चलिए क्या आंसर होगा कि अगर मैं परमाणु बम की बात करती हूँ तो इसमें क्या होता है, इसमें जो न्यूक्लियस होता है, इसमें जो नाभिक होता है वही तो टूट जाता है ना। जैसे अगर मैं यूरेनियम की बात करूं तो यूरेनियम का जो न्यूक्लियस है वो बेरियम और क्रिप्टन में टूट जाता है ना। यही तो क्या है, इसी का विखंडन हुआ। तो आप आंसर क्या देखोगे कि एटम में भी अगर मैं बात करूं तो इसमें न्यूक्लियस बेसिकली टूट जाता है। एटम तो टूट ही रहा है, लेकिन एटम जो होगा उसका न्यूक्लियस मेजरली टूटता है। ठीक है, इसमें ना एक काम करो, ये एटम वाला ऑप्शन सही नहीं बैठ रहा, आप इसको ना अणु कर लीजिए, मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ध्यान रखना कि मॉलिक्यूल नहीं टूटता, एटम का ही जो पार्ट है, जो न्यूक्लियस है, वो इसमें टूटता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन आइटम्स इज फाउंड बाय। भाई आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तब सर आपको बताते हैं 4700 साल पुरानी है। कैसे पता चला भाई वहां पे जो चीजें निकली है वो 4700 साल पुरानी है। क्या कहोगे, आप कहोगे कि मैडम इन्हीं में से एक तरीका होता है जिसके माध्यम से क्या कर लेते हैं, हम पता कर लेते हैं कि ये इतने साल पुरानी है कि नहीं है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कार्बन डेटिंग करते हैं। क्या करते हैं बच्चे, कार्बन डेटिंग करते हैं, और उस कार्बन डेटिंग के माध्यम से यहाँ पे कार्बन 14 का उपयोग करते हैं, और इसके माध्यम से क्या होता है, इसके माध्यम से हम चीजों की उम्र निकाल लेते हैं। ठीक है, अच्छा यूरेनियम डेटिंग किस लिए इस्तेमाल होती है, सोच के बताइए। यूरेनियम डेटिंग किस लिए इस्तेमाल होती है, क्या आंसर करोगे। जो यूरेनियम डेटिंग होती है वो किस लिए इस्तेमाल होती है, तो हम क्या कहेंगे, अगर हमें बड़े बड़े ग्रहों का, बड़े बड़े पिंडों के बारे में चीजें जाननी है तो हम वहां पे यूरेनियम डेटिंग का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है
द आइसोटोप ऑफ कार्बन इज यूज्ड इन कार्बन डेटिंग इज डैश। बताइए कार्बन डेटिंग में हम कौन से कार्बन के समस्थानिक का उपयोग करते हैं? कार्बन 14, कार्बन 13, कार्बन 12 या कार्बन 15? क्या आंसर करोगे? किसका उपयोग करते हैं? कौन से कार्बन के समस्थानिक का उपयोग करोगे? आप कहोगे मैडम आपने अभी भी तो बताया, दोबारा क्यों बता रहे हो? तो आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन 14। आप क्या जानते हो कि कार्बन के 15 समस्थानिक होते हैं? कार्बन हैज 15 आइसोटोप्स। कार्बन के 15 समस्थानिक हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक, चलो जी, लेकिन इसमें से कार्बन डेटिंग के लिए कौन इस्तेमाल होता है? कार्बन 14 इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग फिजन रिएक्शन इज अ रिजल्टेंट ऑफ। विखंडन प्रक्रिया के दौरान जो निकली ऊर्जा होती है वह किसका परिणाम है? लॉस ऑफ मोमेंटम यानी कि संवेग का क्षय, दूसरा है ऊर्जा का क्षय, तीसरा आ जाता है द्रव्यमान का क्षय, और लास्ट आ जाता है न्यूट्रॉन का क्षय। क्या आंसर करोगे? क्या आ जाएगा? विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान किस चीज जारी निकली जो ऊर्जा है वो किसके कारण से होती है? किस कारण से आप फिजन रिएक्शन में जो है वो एनर्जी देख पाते हो? क्या कह दोगे आंसर? जल्दी से बताएं। तो आंसर क्या हो जाएगा? हम आंसर तो आंसर यहाँ पे क्या होता है भाई? देखो अगर मैं बात करूँ, फिजन रिएक्शन हो रही है। फिजन का मतलब ये जो यूरेनियम है यह बेरियम और क्रिप्टन में टूट गया। बेरियम और क्रिप्टन के अंदर जब टूटा तो यहाँ पे साथ में एनर्जी भी तो निकली ना। तो ये जो एनर्जी निकली वो किसके कारण निकली? क्योंकि यहाँ पे मास खत्म हुआ। भाई आइंस्टीन का हमने एक फॉर्मूला देखा है, E = mc², यानी कि जो मास होता है, जो द्रव्यमान होता है, वह किस में परिवर्तित हो जाता है? वह ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ये चीज आपकी जो आइंस्टीन अंकल ने बोली थी वो कहाँ हमारी स्थित होती है या सटीक बैठती है? तो हम क्या कहेंगे, जो भी एनर्जी रिलीज होती है यह मास में परिवर्तित जो भी मास होता है वह एनर्जी में परिवर्तित होता है। और ये बात उसने आइंस्टीन अंकल ने E = mc² में बताई। और इसका जो हमें दिखता है कि यह बात बिल्कुल सटीक है, हम देख सकते हैं इसको किसी भी विखंडन प्रतिक्रिया में, जैसे यूरेनियम के टूटने में। ठीक है, आई थिंक सो दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा बीटा पार्टिकल के बराबर होता है? बीटा कण के बराबर क्या है? वो क्या है बताइए? बीटा कण के बराबर क्या है? प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है या नन ऑफ द अबव? जल्दी से बताएंगे। साथ साथ आपको बताना है अल्फा पार्टिकल के बराबर क्या होता है। अल्फा पार्टिकल किसके बराबर होता है? भाई देखो बीटा की अगर मैं बात करती हूँ, बीटा को हम कहते हैं -10, है ना। यानी कि इसके ऊपर क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है लेकिन इसके पास कोई द्रव्यमान नहीं है। तो ये किसके बराबर होगा? यह एक इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाता है। दूसरी बात आ जाती है कि अगर मैं अल्फा पार्टिकल की बात करती हूँ तो अल्फा पार्टिकल एक डबली चार्ज, यानी कि जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए हों, तो डबली चार्ज हीलियम एटम होता है। ठीक है, उसको हम क्या कह देते हैं? उसको हम कह देते हैं अल्फा पार्टिकल। और अगर आपसे गामा पार्टिकल पूछ लिया जाए ना, तो उस पर कोई चार्ज है और ना ही उस पर कोई क्या है, उस पर कोई मास है। ठीक है, अच्छा इन तीनों में से सबसे भारी कौन सा है? क्या आंसर करोगे? सबसे भारी कौन सा हो जाता है? क्या आंसर करोगे? इन तीनों में से सबसे भारी कौन सा है? आंसर करो, इन सब में से सबसे भारी कौन सा हो जाता है? जल्दी से बताओ। तो हम क्या कहेंगे? इन तीनों में से सबसे भारी कौन सा हो जाता है? इन तीनों में से सबसे भारी हो जाता है बच्चे अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो स्टेनोग्राफर के पेपर के क्वेश्चंस जो थे, जो एमटीएस में आने की संभावनाएं हैं। ठीक है, अब उन क्वेश्चन को करा रही हूँ। ठीक, चलिए जी। तो मानव शरीर का प्रतिरोध शुष्क दशा में, जब इंसान गीला नहीं है उस टाइम पे हमारे शरीर में रेजिस्टेंस कितना होता है? आपको यह बताना है। 1 लाख ओम, 1000 ओम,
100 ओम या फिर 10 ओम। भाई देखो, अगर मैं बात करूं अपनी, अगर मैं मान लीजिए एक बिजली की तार पकड़ के खड़ी हो जाऊं, क्या मुझे करंट लगेगा? आप कहोगे जी मैम बिल्कुल लगेगा, आपको क्यों नहीं लगेगा करंट? तो वो जो करंट लगा वो क्यों लगा? तो मैं क्या कहूंगी, वो करंट मुझे इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्योंकि वो जो मैं हूँ मेरे अंदर एक रेजिस्टेंस है ना। और किसी भी विद्युत परिपथ में क्या होगा, किसी भी विद्युत परिपथ में अगर कोई भी रेजिस्टेंस मौजूद है, कोई भी प्रतिरोध मौजूद है, तो वो आसानी से वहां पे जो वो है विद्युत धारा है, करंट है, वो प्रवाहित हो सकती है। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं तार को पकड़ के खड़ी होती हूं और सर्किट को कंप्लीट करती हूं, तो उसमें क्या होगा, मैं यहाँ पे 1,00,000 ओम का विद्युत क्या दूंगी, प्रतिरोध उत्पन्न करती हूँ। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1,00,000 ओम का विद्युत प्रतिरोध मैं उत्पन्न कर देती हूँ। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट आ जाता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ डैश। भाई जो न्यूटन की गति का दूसरा नियम है वह निम्न में से किस चीज का कॉन्सेप्ट बताता है? बताइए जरा जल्दी से, न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या बताता है? क्या आंसर करोगे? न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या बताता है? दूसरा नियम पूछा है, क्या कहेंगे? सॉरी, पहला नियम पूछा है, पहला नियम पूछा है, तो क्या बताता है वो? जड़त्व के बारे में बताता है। दूसरा नियम किसके बारे में बताएगा? वो कार्य के बारे में बताता है। ठीक है, दूसरा नियम किसके बारे में बताता है? कार्य के बारे में बताता है। और तीसरा नियम किस बारे में बताता है? वह बताता है एक्शन और रिएक्शन के बारे में, इम्पल्स के बारे में बताता है। ठीक है, तो दूसरा नियम क्या बताएगा? मोमेंटम बताता है। ठीक, बात क्लियर? चलो जी, ये जो इनर्शिया होता है कितने प्रकार का होता है? ये 3 प्रकार का होगा। एक होगा दिशा का जड़त्व, दिशा का जड़त्व हो जाएगा। दूसरा होगा स्थिति का जड़त्व, स्थिति का जड़त्व हो जाएगा। और तीसरा कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा स्थिरता का जड़त्व। स्थिति नहीं, स्थिरता का जड़त्व। और तीसरा हो जाएगा गति का जड़त्व। ठीक है, यानी कि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, रेस्ट और मोशन, ये 3 प्रकार की इनर्शिया हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बच्चे, सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती हैं? मतलब ऐसा कौन सी किरणें होती हैं, वो जो सूरज की जो किरणें हैं वो कौन सा रास्ता यूज करती हैं जिसके माध्यम से क्या होती हैं, वो पृथ्वी तक आसानी से पहुंच जाती है? आप क्या कहोगे कि मैडम जब भी हम सूरज की किरणों की बात करते हैं, यहाँ पे सूरज है, यहाँ पे पृथ्वी है। ठीक है, तो सूरज क्या करता है, अपनी जो किरण भेजता है ना, ऐसे यूं करके, जैसे मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया था, अगर मुझे पेन वहां दूर बैठे किसी इंसान को देना, मैं क्या करूंगी, ऐसे फेंक के दूंगी, तो फटाफट से सबसे तेजी से अगर उसने कैच कर लिया तो वो क्या हुआ, मतलब अगर उसने कैच कर लिया तो उस तक आराम से पहुंच गया, है ना। दूसरा मेथड क्या होता है कि मैं किसी को पेन दूं, वो वहां तक चल के जाएगा, उसको पेन दे के आएगा। तीसरा क्या है, साथ ही हाथ बढ़ाना, मतलब यहाँ पे हम लाइन बना ले बहुत सारे लोगों की और एक एक करके अपना अपना पेन आगे बढ़ाते जाए, फिर उस इंसान तक पहुंचाएं, है ना। यही 3 तरीके होते हैं। तो ये जो एक एक करके साथ ही हाथ बढ़ाना जो है वो किस में है, वो होता है चालन, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में कनेक्ट होके एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण करेंगे। दूसरा क्या है, कन्वेक्शन, इसमें यहाँ से इंसान शुरू होगा और यहाँ तक पहुंचाएगा, एक ही मॉलिक्यूल इसमें मूव कर रहा है, यानी कि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट है। और तीसरा क्या है, रेडिएशन, यहाँ से यहाँ पहुंचाना है, सीधा फेंक के दे दी किताब, ये ले। ठीक है, ये होता है क्या, यही वो मेथड है जिसके द्वारा सूर्य का प्रकाश बच्चे कहाँ पहुंच जाएगा, सूर्य का प्रकाश पहुंच जाएगा पृथ्वी पर। किसके माध्यम से, विकिरण यानी कि रेडिएशन के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन प्रिंसिपल अप्लाइज टू द रॉकेट स्पीड? जो रॉकेट की गति है उसमें निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? कंजर्वेशन ऑफ मास यानी कि द्रव्यमान का संरक्षण, दूसरा आ जाता है आवेग का संरक्षण, तीसरा है संवेग का संरक्षण और चौथा आ जाता है ऊर्जा का संरक्षण। क्या आंसर करेंगे आप लोग? हम क्या कहेंगे कि मैडम जब हम बात करते हैं ना किस चीज की, जब हम बात करते हैं रॉकेट के स्पीड की, तो इसमें क्या होता है, इसमें P1 इक्वल्स टू P2 हो जाता है। अब आप कहोगे ये क्या है मैम P1 और P2? तो याद करो क्या था कि इनिशियल जो भी मोमेंटम है और फाइनल जो भी मोमेंटम है उसका जो मान रहेगा वह सेम रहता है।
ठीक है, शुरुआत में पृथ्वी की और रॉकेट की दोनों की वेलोसिटी 0 थी, अंत में भी क्या होनी चाहिए कि जो शुरुआती वेलोसिटी जो थी उसके कारण इनिशियल मोमेंटम 0 हो गया था, तो फाइनल मोमेंटम भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और इसमें क्या होता है, जब पृथ्वी रॉकेट को आगे की ओर धक्का देती है तो रॉकेट पृथ्वी को पीछे की ओर धक्का देता है, यही तो है एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है, तो ये किस चीज पर आधारित है, यह कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर आधारित होता है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एन ऑब्जेक्ट वेज द मैक्सिमम इन, एक वस्तु सबसे ज्यादा उसका वजन कहाँ होगा, हवा में होगा, जल में होगा, हाइड्रोजन में होगा या वैक्यूम में होगा, वजन सबसे ज्यादा कहाँ फील होगा जल्दी से बताओ, सबसे ज्यादा वजन किस में फील होगा, वायु में, पानी में, हाइड्रोजन में या वैक्यूम में, क्या आंसर करोगे। चलो इसको होमवर्क क्वेश्चन लेते हैं, होमवर्क क्वेश्चन आंसर करेंगे आप इसको होमवर्क में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द मिनिमम एस्केप वेलोसिटी टू बी ऑफ अ रॉकेट टू बी लॉन्च्ड इनटू स्पेस। अगर हमें कोई भी रॉकेट जो है, अगर हमें उसे स्पेस में छोड़ना है, ठीक है, अगर हमें उसे अंतरिक्ष में भेजना है, तो आप ये बताइए उसमें मिनिमम जो भी न्यूनतम जो पलायन वेग होगा वह कितना होगा, कितने न्यूनतम पलायन वेग की आवश्यकता होती है, 5.4 किलोमीटर पर सेकेंड, 6.8 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड या फिर 15.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अच्छा यहाँ पे ना ग्रह तो बताया ही नहीं, तो अगर कभी ग्रह ना दे रखा हो तो समझ जाना पृथ्वी की ही बात हो रही है, अर्थ की ही बात हो रही है। ठीक है, तो अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ से अगर हमें अंतरिक्ष में कोई चीज भेजनी है तो हम कितनी उसमें भेजते हैं, हम क्या कह देंगे कि मैडम 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड जो होगा वह उतनी गति से अगर हम भेजेंगे तो वो वस्तु आराम से पृथ्वी के गुरुत्वीय बल से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है क्या, नेक्स्ट आ जाता है फ्यूज इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट टू, भाई एक इलेक्ट्रिक सर्किट में एक फ्यूज का उपयोग क्यों किया जाता है, ब्रेक द सर्किट व्हेन एक्सेसिव करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, यानी कि एक सर्किट को तोड़ने के लिए जब उसमें से अतिरिक्त धारा प्रवाह होती है। दूसरा है ब्रेक द सर्किट व्हेन पावर गेट्स ऑफ, बिजली बंद होने पे सर्किट को तोड़ देता है। इंडिकेट इफ करंट इज फ्लोइंग अनइंटरप्टेड, इंगित करता है कि जो धारा है, विद्युत धारा है, वह बह रही है कि नहीं, धारा बह रही है कि नहीं। और लास्ट है कंप्लीट द सर्किट फॉर द फ्लो ऑफ करंट, धारा प्रवाह के लिए सर्किट को पूरा करता है, धारा प्रवाह के लिए सर्किट को पूरा करता है। तो हम क्या कहेंगे कि भाई ये क्या करता है कि जब भी एक्सेसिव करंट, अत्यधिक करंट जब भी फ्लो करता है तब ये क्या करेगा, उस सर्किट को कट कर देता है। ठीक है, ये कार्य किसका है, फ्यूज का है। अच्छा सुनो, आप लोगों को जो भी डाउट्स आ रहे हो ना उसको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर देना, ताकि जो भी डाउट्स हो उनको हम क्या कर सकें, उनको हम एक बेहतर तरीके से अगले सेशन में सॉल्व कर सकें। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाता है क्या, किस तापमान में सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तराजू पर संख्यात्मक मान समान हो जाता है। ठीक है, यानी कि वो कौन सा टेम्परेचर है जिस टाइम पे जो फ़ारेनहाइट स्केल है और डिग्री सेल्सियस जो स्केल है वह बराबर हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये x बताना है कि x डिग्री सेल्सियस बराबर x डिग्री फ़ारेनहाइट, तो वो कितना होता है। आप लोगों ने अच्छे से रट रखा है ना इस क्वेश्चन का आंसर, आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, -40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और बता दूं, अभ्यास बीओडी बैच जो है आपका, इसके अंदर क्या कराया जा रहा है, आपकी एमटीएस की बहुत बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी। कैसे, आपके पास वहाँ पे टेस्ट्स हैं, वहाँ पे आपके पास रिकॉर्डेड और लाइव क्लास दोनों हैं, तो जिस वजह से क्या होगा, बेहतर तैयारी कर पाओगे। अगर आप चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा जो बच्चे एसएससी सीजीएल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके भाई बहन जिनका सीजीएल मेंस का एग्जाम है, उनको ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पे आ गया है आपका एक बैच जिसके अंदर आपको क्या किया जाएगा, आपको बेहतर तरीके की तैयारी कराई जाएगी सीजीएल मेंस के लिए। ठीक है, आप नीचे दिए गए नंबर्स पे आप इसको कॉल करके पता कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाता है, चेंज ऑफ 10 डिग्री सेंटीग्रेड स्केल करस्पॉन्ड्स टू विच स्केल इन फ़ारेनहाइट स्केल। मतलब 10 डिग्री सेल्सियस चेंज होने पे आपको फ़ारेनहाइट स्केल में कितना परिवर्तन दिखाई देता है। ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, यही होता है। तो अब अगर देखो, अगर मैंने यहाँ पे देखो 32 रहेगा, ये डिग्री सेल्सियस हमने चेंज किया तो डिग्री फ़ारेनहाइट कितना हुआ,
मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको 10 डिग्री सेल्सियस लिया, ये 9/5 रहा। 5 2 10, मतलब 18 डिग्री सेल्सियस का हमें फर्क देखने को, फ़ारेनहाइट का हमें फर्क देखने को मिलता है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं पहले करा चुकी हूँ आप लोगों को, ये वाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बच्चे। A person standing 1 meter in front of a plane mirror approaches mirror by 40 सेंटीमीटर। एक समतल दर्पण से 1 मीटर की दूरी पर खड़ा एक व्यक्ति दर्पण के 40 सेंटीमीटर नजदीक आ जाता है। यह आपका एक दर्पण है, यहाँ पे आप खड़े हो, यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है, कितनी दूरी पे? 1 मीटर पे। अब आपने क्या किया, अब आप 40 सेंटीमीटर नजदीक आ गए, तो अब आप कितनी दूर खड़े हो? अब आप 60 सेंटीमीटर नजदीक खड़े हो, ठीक है। तो अब आप ये बताइए कि आपकी जो इमेज है यहाँ पे बनी कहीं, तो ये जो आपकी इमेज बनी और आप जहाँ खड़े हो, इनके बीच में कितना डिस्टेंस है? फटाफट से बताओ एक बार, आपके और इमेज के बीच में कितना डिस्टेंस आ जाता है? क्या आंसर करोगे? जल्दी से बताओ। तो यहाँ पे देखो आप क्या करोगे, ये वाला 60 और ये वाला 60, ये वाला 60 और ये वाला 60, आप दोनों के दोनों क्या करते हो? दोनों के दोनों जोड़ देते हो। जब आपने 60-60 जोड़ा, कितना हो गया? 120 सेंटीमीटर हो गया। अब ये जो 120 सेंटीमीटर वो तो ऑप्शन में नहीं है, तो क्या कर लें? तो मैडम एक काम कर लेते हैं ना, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो। अच्छा, फटाफट से एक क्वेश्चन का आंसर और दीजिए। और क्वेश्चन क्या है बच्चे? क्वेश्चन यह है कि 785 हेक्टा डेकामीटर को सेंटीमीटर में परिवर्तित करना है। ठीक है, 785 डेकामीटर को क्या करना है? सेंटीमीटर में परिवर्तित करना है। तो क्या करोगे आप? हम क्या देखेंगे कि मैडम हमने ना एक कोड देखा था, MCDM DHK, यही देखा था, है ना। हमें कहाँ जाना है? डेका से सेंटी में जाना है। नीचे जा रहे हैं, जंप करेंगे 1 2 3, 3 बार जंप कर रहे हैं। जब 3 बार जंप कर रहे हैं तो क्या करेंगे? 10 से जितनी बार जंप कर रहे हैं उतनी बार मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 785 गुणा 10 की घात 3, इतने सेंटीमीटर हमारी वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 785,000 हाँ जी, आ जाओ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 785,000 सेंटीमीटर आपका सही उत्तर आ जाता है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द मोशन ऑफ व्हील्स ऑफ अ बुलक कार्ट व्हाइल मूविंग ऑन द रोड इज एन एग्जांपल ऑफ। भाई एक बुलक कार्ट है, वो क्या है? वो चल रही है कहाँ पे? वह चल रही है आपकी रोड पे। तो वो किस चीज का एग्जाम्पल हुई? एक तो वो गोल गोल घूम रही है ना, एक तो क्या कर रही है? गोल गोल घूम रही है, साथ साथ वो आगे की ओर चल रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? हम क्या कह देंगे कि मैडम एक तो वो ऑसिलेशन कर रही है, नहीं दोलन नहीं कर रही, घूम रही है। तो दोलन मतलब क्या होता? अगर वो ऐसे ऐसे चलती है, ठीक है, यूं तो नहीं चल रही, रोटेशन कर रही है, तो रोटरी मोशन हो गया। ठीक है, दूसरा क्या? सीधी चल रही है, ट्रांसलेटरी मोशन हो गया। तो दोनों चीजें किसमें एक साथ आ रही हैं? आप कहोगे मैम सी ऑप्शन में दोनों चीजें एक साथ आ रही हैं, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द मिल्क इज चर्न्ड, जब आप दूध को मथते हो तो दूध को मथने से क्रीम अलग हो जाती है। क्यों हो जाती है भाई दूध को मथने से क्रीम अलग? क्योंकि उसमें घर्षण बल लगता है, क्योंकि उसमें अपकेंद्रीय बल लगता है, क्योंकि उसमें गुरुत्व बल लगता है, या फिर वहां पे श्यान बल लगता है। भाई देखो, जब आप दूध को मथते हो तो दूध को मथने से क्या होता है? जो भी क्रीम है वो इधर उधर क्या होगी? उस पर लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, अब केंद्रीय बल लगेगा, जो भी कण है वो बाहर की तरफ जाएंगे, जैसे वॉशिंग मशीन में पानी सूखता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जब आप दूध को चर्न करते हो तो इसकी वजह से क्या होगा? जो आपकी क्रीम है वह इकट्ठी हो जाएगी। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वही वॉशिंग मशीन वाला प्रिंसिपल तो लग जाएगा। ठीक है, तो चलो अब एक काम करते हैं, आज के सेशन को यहीं विराम देंगे। क्लास को लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना। SSC MTS का BOD बैच आप लोगों के लिए है जो MTS की तैयारी कराएगा।
ठीक, तो चलिए फिर यही विराम लेंगे। दिस इज पूर्णिमा गौर साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय। 7 सितंबर सुबह 11 बजे। क्या आप भी अफसर बनकर अपने और अपने मम्मी पापा के सपने पूरे करना चाहते हो? तो अब आपके लिए है सीजीएल मेंस में खुशियों की बारी। बिना रुकावट सिलेक्शन लीजिए, मेहनत कीजिए और तरक्की कीजिए। मिलिए मेरी टीम के साथ 7 सितंबर सुबह 11 बजे। क्या आप भी अफसर बनकर अपने और अपने मम्मी पापा के सपने पूरे करना चाहते हो? तो अब आपके लिए है सीजीएल मेंस में खुशियों की बारी। बिना रुकावट सिलेक्शन लीजिए, मेहनत कीजिए और तरक्की कीजिए।